वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे कॉलर थी, शुक्रिया आपकी कॉलर का कि आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। उम्मीद है डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आपको जवाब दे दिया है। ये प्रोग्राम का मकसद हेल्थ अवेयरनेस का है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर सिस्टर, यू मस्ट गो स्पीक टू योर GP एंड यू हैव ऑलरेडी मिस्ड 2 अपॉइंटमेंट। आई विल reinforce that you must actually go and contact your GP to rearrange those appointments and get to the bottom of your problem, because that's very important. Without the investigations, without getting to the bottom, you might not be able to actually solve the problem. So that's all we can say on this program. डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा हाइपरटेंशन पे आपसे पूछेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी कम्युनिटी में, और जैसे आपने शुरू में कहा था कि इसकी अक्सर अलामात भी नहीं होती हैं, तो मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि इसकी थोड़े सी असबाब पूछूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों लोगों को होता है, और अगर इसका कंट्रोल ना हो तो इससे क्या क्या खतरात पैदा हो सकते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर या जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उसके तकरीबन 90 से ज़्यादा फ़ीसद लोगों में कोई अंडरलाइंग काज मालूम नहीं होता, ठीक है ना। वो अक्सर ख़ानदानी तौर पे भी चलता है। आपके वालिदैन को, आपके बड़ों को ब्लड प्रेशर हो तो आपको भी लाइकली है कि उस तरह, और उसको हम कहते हैं, जहाँ पे हमें काज नहीं मालूम हो सकता, उसको हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है हाइपरटेंशन की केसेस की वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। जो बाकी 7-8% रह जाते हैं उनमें कोई अंडरलाइंग काज हो सकता है, और जो अंडरलाइंग काजेस हो सकते हैं उसमें या तो क्रॉनिक किडनीज की बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कई दफ़ा दिल के वाल्व की बीमारी होती है, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या और भी रेयर चीज़ें जो होती हैं कि किडनी के ऊपर एक और छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उस एड्रीनल ग्लैंड के भी 2 हिस्से होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड में से अगर हार्मोन ज़्यादा मिकदार में आ रही हों, जिसमें एड्रेनालिन वगैरह होती हैं, या जो उनका जो इनर पार्ट होता है उस ग्लैंड का जिसको हम कहते हैं एड्रीनल, जो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, उसमें से कुछ हार्मोन आती हैं जिससे स्टेरॉइड आते हैं, अगर वो ज़्यादा मिकदार में आ रहे हों तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिर अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये जो कॉमन छोटी चीज़ें हैं, मगर जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं 90% या उससे भी ज़्यादा, वो उनके लिए हाई ब्लड प्रेशर का कोई अंडरलाइंग काज नहीं होता। काज हो तो उसको काज को अगर ट्रीट किया जाए तो उससे फिर ब्लड प्रेशर क्योर भी हो सकता है, लेकिन अगर काज नहीं हो, जैसे मेजॉरिटी में नहीं होता है, तो फिर उसके लिए एक तो यह कि आपको इनिशियली डायग्नोसिस आपका सही होना चाहिए, और फिर अगर एक दफ़ा डायग्नोज आपका हो गया है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मुतवातर लगातार लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। उसकी हाई ब्लड प्रेशर की अनलेस वो बहुत ज़्यादा हाई हो, जैसे 200 या 220, 230 वगैरह की फिगर आ रही हो, तो उसके अगर जब से उससे कम से हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसकी अलामात नहीं होती हैं। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो फिर उसकी अलामात हो सकती हैं, लेकिन उसकी कई दफ़ा अलामात बहुत ख़राब किस्म की हो सकती हैं। जैसे आप कह रहे थे कि ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो वो सबको आपको कभी ब्लड प्रेशर आपका जब डायग्नोज हो जाए तो उसके लिए आपको दवा खानी चाहिए, और दवा खाने से तो यह कि लगातार रेगुलरली खाना चाहिए, कंप्लायंस बेहतरीन है होना चाहिए, और इसमें यह है कि देखें कि ब्लड प्रेशर उस दवा के साथ मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल है, क्योंकि हम हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको शुरू करें एक दवाई के साथ, उसके साथ अगर पूरा अफाका नहीं हो, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो, लेवल पे सही लेवल पे नहीं आया हो, तो उसमें दूसरी या तीसरी या कई दफ़ा चौथी दवा ऐड करनी पड़ती है। तो ये है कि कई दफ़ा आपको मल्टीपल ड्रग लेनी पड़ेगी और लेनी होगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होगा, आपका लंबे अरसे तक कंट्रोल नहीं होगा, तो उसके फिर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए मैंने पहले भी कहा था कि ये मेजर रिस्क फैक्टर है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। उसके साथ हार्ट रिदम के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके ऊपर दिल जो है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो मतलब यह कि दिल को ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा परेशानी से उसको दिल को पंप करना पड़ता है, और अगर दिल पंप कर रहा हो ज़्यादा ताकत के साथ, बहुत लंबे अरसे के साथ, तो फिर दिल खुद जो है ना ज़्यादा मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इवेंचुअली
फिर फेल हो सकता है। और अगर दिल खुदा ना खासा हार्ट फेलियर में शुरू हो जाए तो फिर आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, फिर उसमें हार्ट के रिदम के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं जी। और इसी तरह स्ट्रोक का ज़्यादा ख़तरा होता है, इसी तरह किडनी फेलियर का ज़्यादा ख़तरा होता है अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए। जी जी जी। तो उसको इट इज़, जैसे आपने कहा था कि ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब यह है कि उसकी अलामत कम होती हैं और अगर नुकसान बहुत होते हैं, स्पेशली अगर आपको उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से नाज़रीन हमारी आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर उसकी क्या क्या असबाब हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 95% 90 to 95% के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की कोई रीज़न मालूम नहीं होता, जिसको एडियोपैथी की एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और 5 से 10% के लोगों के अंदर कोई सेकेंडरी काजेज़ हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके गुर्दों के अंदर तकलीफ़ हो या कोई और ऐसे मसाइल या सुप्रीनल ग्लैंड्स या और सिक्रीशंस या जो सेकेंडरी काजेज़ हो सकते हैं, इनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ बताना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने डॉक्टर साहब के ऊपर जोर दिया था कि अगर एक अक्सर हमारे कम्युनिटी में ये कंसेप्शन मैंने देखा है कि जी मिसकंसेप्शन के आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है तो आप ये समझते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अब ठीक हो गया है और आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब ने इस बात पे जोर दिया था कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा एक दफ़ा डायग्नोज हो गया है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खानी चाहिए, पाबंदी के साथ खाना चाहिए, और अगर एक गोली से आपका ब्लड प्रेशर दवा कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर जीपी के पास, या आपकी प्रैक्टिस नर्सिस होती हैं हमारी जीपी सर्जरी में, मैं ख़ुद भी जीपी हूँ, आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती हैं, देखती हैं, आपको बताएंगी कि कितना ब्लड प्रेशर आपका होना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल ना हो तो उससे इंतहाई जानलेवा ख़तरात पैदा हो सकते हैं, जिसमें आपका ब्रेन हैमरेज का होना, फालिज का होना और इसके अलावा हार्ट अटैक का होना, ये सारी चीज़ें जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ जिक्र किया था हार्ट का लिंक हार्ट फेलियर के साथ, कि हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना हो तो आपका हार्ट फेलियर होता है। डॉक्टर साहब से यहाँ ज़रा पूछेंगे कि ये हार्ट फेलियर क्या होता है, या दिल जो बड़ा हो जाता है। अक्सर बाज़ औक़ात लोग आप टर्म यूज़ करते हैं जी मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो ये तो आम लफ्ज़ों के अंदर है दिल का बड़ा होना, और मेडिकल टर्म के अंदर दिल का बड़ा होना जो है वो ख़तरनाक होता है, ये जो है वो बेहतर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब अक्सर टर्म यूज़ होता है, कहते जी आपका दिल बहुत बड़ा है लोग, और उससे मुराद तो ये होती है कि जी आप बहुत कुशादा दिल हैं, आप सखी हैं, लेकिन अगर मेडिकल टर्म के अंदर अगर दिल बड़ा हो जाए तो इसका क्या आप ख़तरनाक साबित हो सकता है? डॉक्टर साहब मैं उसके ऊपर आता हूँ। एक और चीज़ जो हमने हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहनी चाहिए थी कि अगर आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो वो आपकी नज़र को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आँखों को इफ़ेक्ट कर सकती है, आँखों के अंदर हैमरेज हो सकते हैं, इंसान कई दफ़ा ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे आपने कहा है कि उससे ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, तो ये चीज़ ज़रूरी बात यह है कि उसको उस स्टेज तक पहुँचने ही ना दें। उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत ख़तरनाक होगा। अभी हमने कहा था कि हार्ट ब्लड प्रेशर जो है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो तो वो हार्ट फेलियर भी काज कर सकता है। और हार्ट फेलियर, दिल का बड़ा होना और दिल का कुशादा होना, ये मुख्तलिफ बातें हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा दिल ये कहता है, हालांकि कहता है एक्चुअली दिल नहीं है, कहता हमारा दिमाग है, लेकिन हम कहते हैं कि दिल कहता है, या कहते हैं कि मेरा दिल ये सोच रहा है, हालांकि आपको सोच रहा होता है दिमाग। तो इसी तरह दिल का बड़ा होना उस तरह की ठीक है कि आप सखी हैं या आप गनी हैं या आप हर चीज़ की बात बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बड़ा दिल होना, वो जो है उनमें वो मेडिकल बड़ा दिल होना नहीं है। मेडिकल अगर खुदा ना खास्ता दिल बड़ा हो जाए, उसका मतलब यह है कि आपका दिल एनलार्ज हो गया है, दिल के चैम्बर जो हैं वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। और अगर दिल के चैम्बर बड़े हो जाएं तो उनका अक्सर ये होता है कि एक अरसे तक तो वो कोशिश करते रहते हैं कि अपना काम सही जारी रखें। अगर काम फिर जारी नहीं रखेंगे तो फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनका काम भी कम हो जाता है। जब दिल के चैम्बर का काम कम हो जाए तो फिर जो है आपको तकलीफ़ होगी। अगर दिल एक्शन पूरी तरह नहीं कर रहा है तो फिर उसमें आपको सांस में तकलीफ़ हो सकती है, उसमें आपके फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, उसमें आपके बाकी बदन में पानी जमा हो सकता है, आपके पाँव सूज सकते हैं, आपका पेट सूज सकता है पानी की वजह से, आपका जिगर जो है, जो लिवर जो है वो कंजस्टेड होता है, वो एनलार्ज होता है, ठीक है ना। तो वो स्टेज जो पहुंच जाता है जिसको हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर। और उसमें दो किस्म की बातें होती हैं। एक तो
जब सिर्फ फेफड़ों में सिर्फ अगर दिल का लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रहा है सही, तो उसको कहते हैं लेफ़्ट हार्ट फेलियर, जिसमें फेफड़ों में पानी दाखिल हो जाता है और फिर उसकी वजह से इंसान को तकलीफ़ होती है सांस में। सांस में तकलीफ़ अगर हो आपको चलने फिरने से, वो मतलब यह है कि जब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसका काम, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना काम करने की, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। अगर ज़्यादा एडवांस हो तो फिर लोगों को रात में लेटे हुए तकलीफ़ हो सकती है सांस में, या रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे सडनली आप उठ बैठते हैं क्योंकि आपके फेफड़े जो हैं पानी से भर गए हैं, है ना, तो वो ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, वो ज़्यादा एडवांस्ड हार्ट फेलियर हो जाता है। और अगर राइट साइड दिल की काम सही नहीं कर रही हो तो फिर आपके पाँव में सोजिश होगी, या आपका पेट फूल जाएगा, ठीक है, या आपका जो है जिगर जो है वो इलाज हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो है वो जो है राइट साइड हार्ट फेलियर, जो हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जो है एज सच खुद एक बीमारी नहीं है, ये अंडरलाइंग मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत होती है। जैसे हमने कहा था कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज की अलामत हो सकती है हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती है हार्ट फेलियर, हाई जो आपका हाइपरटेंशन की या कोरोनरी डिजीज की अलामत हो सकती है हार्ट फेलियर। उन चीज़ों में से जब हार्ट फेलियर होगा तो फिर आपको परेशानी होगी, उसमें फिर इलाज हार्ट फेलियर का भी करना पड़ेगा, और इलाज इम्पॉर्टेंटली अगर अंडरलाइंग डिजीज का अगर वो ट्रीटेबल है तो उसका इलाज ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आखिरी जो है वो लेस दैन 10 मिनट्स बाकी हैं, तो अगर इसमें ज़रूर हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हों, कोई आखिरी बर्निंग क्वेश्चन आप पूछना चाहें इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो, ज़रूर टेलीफोन का माल मिलाएँ और हमें ज़रूर फीडबैक दें। हम इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस प्रोग्राम में हम क्या तब्दीली करना चाहें या किस तरह से इसको इम्प्रूव करें, तो आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़रूर जो है वो टेलीफोन का मिलाएँ और हमसे बात करें, और ताकि हम आपका जो है वो आपके सवाल का जवाब भी डॉक्टर साहब से लें। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हार्ट फेलियर के ऊपर बताया कि हार्ट फेलियर के क्या क्या असबाब और चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ हमने तकरीबन इस प्रोग्राम में 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे आखिर में डॉक्टर साहब से प्रिवेंशन के ऊपर। डॉक्टर साहब ने पूरी इतने कम वक्त के अंदर दिल की तमाम बीमारियों के ऊपर बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसान लफ्ज़ों में रोशनी डाली है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। डॉक्टर साहब ने जो इंतहाई आराम से जो है, एक कॉलर है डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा, कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर जी जी गल हो रही सर। अपना अकबर साहब की सवाल है तरह करो सर। ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र सर, बड़ी मेहरबानी तुहारी टेलीफोन काम मिलाने दी। बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया जी तुसीं अज दस्सिया दिल ने बारे च बड़ा सा तफसील नाल सुनिया सा, और मैं समझना सारे लोग अगर तवज्जो नाल सुनन तो बड़ा फायदा होना वास्ता है इस गल ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तुहारे फीडबैक दा। कोई सवाल करना चाहते हो? नहीं, इंशाल्लाह मुस्तफीद सारी गल्लां तकरीबन हर घर च हर मरीज की ने। बिल्कुल, नहीं कोई ऐसा सवाल नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब भी सलामत करने हैं, तो सभी सलामत करने हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच आपका साथ, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। ओके जी, ये अकबर साहब थे ओरनम से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शामिल हुए प्रोग्राम में। अकबर साहब मैं इंतहाई मशकूर हूँ, बड़ी तुहारी मेहरबानी सर, तुसी प्रोग्राम के अंदर शामिल हो, हिस्सा लिया, सानू फीडबैक दिता, साडी हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया सर तुहारा। एक और कॉलर है हमारे साथ। सलाम अलैकुम। अच्छा, तो आखिर में हम थोड़ा सा बात करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर कीजिए, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि सर मेरा लेफ्ट साइड में ना आधे सर की मतलब मुझे पेन होती है, आधे सर में मतलब दर्द होती है। मतलब ये दर्द इस टाइप की है, एक तो मतलब जैसे सर दर्द वो चीज नहीं है। अच्छा। जैसे मतलब सुइयां नहीं चुभती या मतलब जलन सी सर में होना शुरू हो जाती, जैसे कुछ चीज चल रही है लेफ्ट साइड पे, तो उसकी वजह से मेरा जो बाएं साइड का बाजू है वो भी सूजा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा स्वेलिंग है उसमें भी। तो जब मुझे सर में दर्द होती है, साथ में भी दर्द होती है, साथ मतलब मेरा बाएं साइड का कंधा वो भी सूजा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ 8-9 महीने से चल रही है। बेसिकली मैं स्पेन में हूँ, पहले मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ 3 महीने, तो मुझे बिल्कुल सेट रहा, लेकिन अभी ये दोबारा से वही चीज शुरू हो गई। तो स्पेन में वहाँ आपने भाई आपकी एज कितनी है और उसके अलावा कोई बीमारी वगैरह है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, 26 ईयर्स मेरी एज है।
26 तो यंग हो ना आप। बस यही चीज है कि इसमें 1 साल से फंसा हुआ हूं, कोई समझ नहीं आ रही है तो क्यों ये है। जो दर्द आपके सर में होता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, कौन से सर के हिस्से में दर्द? जस्ट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड मेरी बिल्कुल फिट है, जो लेफ्ट साइड है ना ये टोटल की टोटल जैसे सोई नहीं हुई, मतलब जी सो जाती है साइड जी। ये तो आपकी लाइट हर्ट करती है, उल्टी या मतली होती है, इस तरह की कोई अलामत होती है आपको? मतलब ये है कि जब खाना खा लो ना तब मतलब उस सर में दर्द भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा और हल्का हल्का दिल खराब होगा ना, मतलब फिर आहिस्ता से जब मैं चलना शुरू कर देता हूँ वर्किंग मतलब, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। लेकिन जब खाना खाना है तब एकदम यहाँ सोया हुआ उठाऊं, लेफ्ट साइड का मेरा नाक जो है वो भी बंद होना शुरू हो गया, लेफ्ट साइड का जो कान है वो भी मतलब बंद होना शुरू हो गया है, ये चीज है। तो इसकी ज्यादा तफसील डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई हाल मसला बता। जी शुक्रिया बहुत आपकी कॉल का, आप स्पेन से शामिल हुए। आपने डॉक्टर वगैरह को किसी को दिखाया है या बिल्कुल नहीं? जी बिल्कुल दिखाया, मेरे टोटल तो उन्होंने क्या बोला आपको? क्लियर आए थे, मेरा मतलब हर तरह के चेकअप, बल्कि बहुत ज्यादा मेरे चेकअप दिए थे उन लोगों ने, हर चेकअप मेरा क्लियर आया था। नहीं वो जो कह रहे हैं कि नाक आपकी बंद रहती है और कान में भी दर्द है, तो उससे क्या डॉक्टर से क्या डायग्नोज किया आपको? माइग्रेन की टाइप हेडेक बताइए या किसी और टाइप का हेडेक बताया? नहीं डॉक्टर ने इतना तो कुछ नहीं था बताया, लेकिन जब मेरी ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे ना तब उस दौरान मैं ठीक हुआ था, 3 महीने का तकरीबन। अच्छा। उन्होंने मुझे वो गोलियां दी, लेकिन ये 1 साल से था, अभी ये दोबारा शुरू हो गया। और अब तो मेरे डॉक्टर भी कह रहा था कि हम खुद तो ऐसा कि ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा रिपोर्ट्स में, और ये आपके कुछ हो भी रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि काफी मुश्किल जो भी है उन्हें, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जो भी। मुझे तो ये तसल्ली दी थी, और कुछ चेकअप्स और मुझे लिख के दे दिए। तो दवा खा रहे हैं कोई किसी चीज के लिए, सर दर्द के लिए? जी बिल्कुल, वो उन्होंने टेबलेट दी हुई है, वो खा रहा हूँ। उससे फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है? नहीं होता तो है अभी, मीन्स अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ना ज्यादा बढ़ रहा है, पहले कम था, मतलब कभी कभी सर दर्द हुआ, अभी ये रूटीन में होता ही जा रहा है, मतलब बाजू सूजा ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, उसके साथ भी हल्का हल्का दिल पे भी बहुत बढ़ना शुरू हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का, इंशाल्लाह आप अभी प्रोग्राम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। Yes, you would like to go ahead, ask your question, please. Assalamualaikum. Walaikum salam. Just like to ask a question. My husband sometimes gets sharp pains near his heart, and it could be possibility of like a gastro problem. Is that anything to do with the heart? How old is your husband? He's just going to turn 50 in a couple of weeks. Nice. Can I ask you something else as well, please, about your husband? Has he got any risk factor? Like, is he a smoker? No, he's not that much of a smoker. So he is a smoker, not that much. He used to be. Used to be, okay. Has he got high blood pressure or diabetes? No, he hasn't. He hasn't. And is he normally quite active physically? He's very active and physical. Okay. Yeah. And when he gets a sharp pain in the chest, is it just at rest or could be any time? It happens any time. It's just mainly when he's had something to eat or after a few hours after. Right. It's a very sharp pain on the left side. And and is that pain there only for a few seconds? Yeah, for a few seconds, but it's very, very, very sharp. Yeah. I think from what you are describing, sister, the pain is not coming from the heart. It's very likely just coming from the chest wall. Heart pain is usually not a sharp pain. Okay. Yeah. If he I do understand that if you've got some sort of gastro problem in your stomach, well, again, it can affect men in the left shoulder. Well, it can affect in the left shoulder, but the pain that you're describing does not seem actually sound either like heart pain or stomach pain. Could you explain that in Urdu, please? Because my husband is watching. Acha. Explain that in Urdu because he also thinks he's having a heart. Okay. Thank you very much, sister, for your call. Dr. Sahab will give you more detailed answer. Okay. Thank you very much. Walaikum salam. शुक्रिया तमाम कॉलर जो हमारे साथ शामिल हुए। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब आपके हस्बैंड को, सिस्टर थैंक्स फॉर योर कॉल, डॉक्टर साहब विल एक्सप्लेन इन उर्दू फॉर योर हस्बैंड। सो डॉक्टर साहब मैं आपको कहूँगा क्या एक्चुअली जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि पेन शॉप सा पेन होता है और चंद सेकंड के लिए होता है और बैठे बैठे हो जाता है, इस तरह का दर्द दिल का दर्द नहीं होता है।
जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, दिल का दर्द जो ये जाना जिसको हम अंजाना कहते हैं, वो होता है चलने से, एक्सरसाइज से होता है, वो दिल के जो सीने के बिल्कुल मिडल में होता है, और वो ज़्यादा घुटन की तरह से होता है या बोझ की तरह से। ये जो शार्प पेन यूजुअली पेन आता है जो चेस्ट की वॉल से, यानी कि चेस्ट की मसल से या रिब से या बोन से, इस तरह का पेन दिल का दर्द नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना शार्प पेन फ्यू सेकंड के लिए उसको आई वुड आपने इग्नोर करना चाहिए। कोई अगर ज़्यादा परेशानी की बात है तो बेशक आप जाएं, डॉक्टर साहब के पास जाएं और एक एक्सरसाइज टेस्ट अगर वो करवा लें आपका, तो दैट्स जस्ट फॉर रीअश्योरेंस, इट्स अनलाइकली कि इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द हार्ट। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने चूँकि जो अलामात हैं आपसे, डॉक्टर साहब चूँकि ख़ुद भी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उससे तो लगता नहीं है कि हो सकता है आपको ये दिल का दर्द हो, लेकिन मैं फिर यहाँ आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने जीपी से रब्ता करके ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ जा कर के जो है वो इलाज, सिंपल टेस्ट भी होते हैं दिल के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा स्ट्रेस वगैरह, ईसीजी वगैरह या स्ट्रेस ईसीजी, जिससे आपकी क्लियर हो जाएगा कि दिल का अंडरलाइन मसला तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने लंदन से कॉल की थी, जिनके सर दर्द हो रहा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स वो था, थोड़ा सा पे डॉक्टर साहब उनकी कुछ एक्चुअली कुछ जैसे आपने उनसे पूछे कि शायद माइग्रेन तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें उनकी सही समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कहते हैं कि सर में दर्द होता है, उसके साथ उनका बायां बाजू सूज जाता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी नॉट रिलेटेड टू हार्ट, नो नथिंग, इसमें कुछ में कोई रिलेटेड टू हार्ट से बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बायां बाजू सूज जाना ये कुछ समझ से बालातर है। जी जी जी। वो कह रहे थे कि खाने के बाद होता है, तो मैं उनको ज़रा मजाक कहने वाला था कि आप खाना नहीं खाएं तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन खाना तो उनको खाना पड़ेगा। मगर यह है कि अगर उन्होंने और कहते हैं कि इन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है, तो द ओनली थिंग आई कुड सजेस्ट इट कि अगर वो अपने जीपी को कहें कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें। जी जी। कि उसमें कोई बेसिकली कि कहीं माइग्रेन है या कुछ और किस्म का न्यूरोलॉजिकल दर्द तो नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है जो आपने स्पेन से कॉल किया हमारे साथ शामिल हुए, आपका जवाब काफ़ी कम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे पास आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो ये तो बताना हमारे लिए एग्जैक्टली मुश्किल होगा, लेकिन आपके जो सिम्टम्स हैं बड़े वेग से सिम्टम्स हैं, तो हमारे लिए एग्जैक्ट बताना खासा मुश्किल है भाई कि एग्जैक्टली आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, उनको अपने डॉक्टर से रेफ़र करवाएं ताकि वो ब्रेन का स्कैन या कुछ इस तरह की चीज़ें डायग्नोज हो। सर में दर्द कई 4-5 किस्म का डिफरेंट दर्द होता है, एक माइग्रेन की हेडेक टाइप होती है, तो जब तक इस्टेब्लिश ना हो डायग्नोसिस, उसका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। तो होता है बाज़ औक़ात शुरू में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, तो आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। डॉक्टर साहब भैया हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कम्युनिटी के लिए कोई प्रोग्राम मैसेज देना चाहें तो उसके साथ हम प्रोग्राम खत्म। कम्युनिटी के लिए मैसेज यही है कि आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग हैं जो अभी भी स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग जो है ना एक मेजर किलर है। इसको खुदा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और सब लोगों के लिए, आप इसमें से कोई आपको फ़ायदा कोई भी नहीं होगा, स्मोकिंग से नुकसान ही नुकसान होगा। तो खुदा स्मोकिंग ख़त्म करें आप लोग, हमें चाहिए, और नशे की चीज़ें हमें लेनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा ठीक है, अच्छी बात है कि हम वो करते हैं, दुआ भी करते हैं, दवा भी करते हैं, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। डायबिटीज़ है तो उसका ख्याल रखें, और किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करें, ठीक है ना। तवक्कल करें अल्लाह पाक पे, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि हम अपना इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, जो हमें तालीमात मिली हैं हमें अपने मासूमीन से, उनको हम फॉलो करें। तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इससे पहले कि ख़तरा आ जाए सर पे, उसको कोशिश करें कि पहले से टाल दें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इस छोटे में तशरीफ़ लाए, और इंतहाई बहुत बहुत आपके टाइम का। नाज़रीन, इसी के साथ मैं हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहीं आपसे सपहर 3 बजे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।